दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा। आज हमारे सामने है भारत चीन, एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और ये आमने सामने बार बार आ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो चीन की क्या नीतियां हैं, किन किन वजह से भारत से उसे हमेशा लड़ाई करना पड़ता है, उन सभी तथ्यों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें लगभग सभी विवादों का थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। जिन लोगों को पढ़ना होगा भारत चीन मामला, वो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पर लिंक दिया गया है। वहां पर भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था उसका डिटेल से वर्णन किया गया। तो उस वीडियो को जाके आप देखिए, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आज हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं पोंगोत्सो विवाद के बारे में। एक्चुअली में पोंगोत्सो विवाद है क्या? याद रखिए, पोंगोत्सो एक झील का नाम है। उस झील में अपने अपने दायरे को लेकर के विवाद चल रहा है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों फिंगर एरिया के बारे में। जब पोंगोत्सो विवाद में आपको बताऊंगा तो उसी दौरान आपको फिंगर एरिया के बारे में बताया जाएगा कि आपके सामने फिंगर एरिया जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। इस फिंगर एरिया में विवाद चल रहा है तो फिंगर एरिया क्या है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों स्टेपल वीजा विवाद भी आया था सामने। ये स्टेपल वीजा क्या होता है? आपने वीजा का नाम सुना होगा, बट स्टेपल वीजा क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। सिल्क रोड मामला आप जानते हैं कि बहुत फेमस मामला है, ठीक है। भारत चीन के बीच में ये मामला बहुत फेमस है और जब भी कभी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पर इसका जिक्र बड़ा बखूबी होता है, ठीक है। तो ये भारत चीन के बीच में जो सिल्क रोड मामला है उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। मालदीव में बहुत सारे द्वीपों को लेकर के चीन जो है काम कर रहा है, भारत को घेरने की व्यवस्था बना रहा है। तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। डोकलाम विवाद कुछ दिन पहले भूटान के साथ, ये आज का नहीं है, 2017 में विवाद हमारे सामने आया था, डोकलाम विवाद। तो डोकलाम में किस बात को लेकर विवाद था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी हाल ही में नेपाल का एक नया नक्शा जारी हुआ है तो उसमें भी कुछ विवाद देखने को मिले। इन सभी विवादों के बारे में एक मास्टर वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं ताकि आप सभी तथ्यों को समझ पाओ और जान पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। और सबसे पहले दिखाता हूं वो झील जिस झील को लेकर लड़ाई हो रही है, पोंगोत्सो झील। दोस्तों ये कोई आम झील नहीं है। इस झील के किनारे बहुत सारी मूवी का शूटिंग भी हो चुका है। हम लोगों की एक प्रिय मूवी है 3 इडियट, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। 3 इडियट में जो आखिरी सीन है वो यहीं पर फिल्माया गया। तो आप देख पा रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन झील है पोंगोत्सो झील। इसका पानी इतना साफ है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, ठीक है। पूरा का पूरा आसमान, ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा आसमान इस झील में देखा जा सकता है। इतना साफ और इतना स्वच्छ पानी, वहां का वातावरण इतना अच्छा है। इस झील को लेकर के विवाद है। अब बात आती है कि जितना बड़ा झील है ना, उस झील के क्षेत्र को लेकर के विवाद है। तो पूरा मामला एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि मामला चर्चा में क्यों आया। लिख रहा है भारत चीन के मध्य नया विवाद विश्व प्रसिद्ध पेंगोत्सो लेक से जुड़ा हुआ है, पेंगोत्सो झील से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पोंगोत्सो झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि यह तनाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, बट वहां के जो स्थानीय कमांडर थे उन्होंने मामला को सुलझा लिया। सुलझा तो लिया लेकिन ये मामला बढ़ा, बहुत सारे लोग घायल हुए उसमें। भारतीय सेना के जो लोग थे वो भी घायल हुए हैं, जो चीनी आर्मी थी वहां के भी बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पोंगोत्सो झील पड़ता कहां? अगर मैप की बात करें तो पड़ता कहां है? दोस्तों आपके सामने मैप दिख रहा होगा। मैप में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दो तरफ से दो अन्य देशों के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर बहुत सारे लोग अपना एरिया मानते हैं। दोस्तों आपने पीओके का नाम सुना होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग गुलाम कश्मीर भी जानते हैं, ठीक है। हालांकि भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है लेकिन पाकिस्तान इसे अपने मैप में दर्शाता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा दोनों ही भारतीय क्षेत्र माने जाते, इस वजह से हम लोग पूरा भारतीय क्षेत्र में जब भारत का मैप बनाते हैं तो इस पूरे एरिया को बनाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक लाइनिंग दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पर एक लाइनिंग दिख रहा होगा, सॉरी, यहां पर दोस्तों एक लाइनिंग दिख रहा होगा। उस लाइनिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस लाइनिंग पर दोस्तों ये आपकी येलोसी लाइन है। क्या है? ये आपकी एलओसी रेखा है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यहीं पर आपका सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। और अगर इस साइड देखेंगे तो दूसरी तरफ का जो मुकुट वाला हिस्सा है ये अक्साई चीन है। यहां पर जो लाइन पड़ती है ना, इसको येलेसी लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया जाता है। और यहीं पर ये झील स्थित है। यहीं पर क्या है? झील स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये जहां जहां भी आपको रेड नजर आ
आ रहा है ना, ये रेड एरिया जो है इस पर इसको चीन लेकर के हमेशा विवाद करता रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इन क्षेत्रों को लेकर करता रहता है पूरा। यहां पर कुछ क्षेत्र आपके नीचे साइड आपको दिख रहे होंगे, देखिए यहां पर सेंट्रल सेक्टर है, उसको लेकर करता रहता है। भूटान के पास तवांग का नाम सुना होगा, ठीक है, या डोकलाम का नाम सुना होगा, और अरुणाचल प्रदेश में जहां पर मैकमोहन लाइन है वहां पर। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के अक्सर चीन विवाद करता रहता है। अगर मैं इसको अलग अलग दिशा में बांट दूं तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ये है वेस्टर्न सेक्टर, लगभग 1570 किलोमीटर आपका वेस्टर्न सेक्टर जो है इसको चीन अपनी मैप में शामिल करता है, इसको अपना मानता है। सेंट्रल में दोस्तों 545 किलोमीटर का एरिया चीन अपना मानता है। और अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, ठीक है, यहां पर एक्सक्लूडिंग भूटान की मैं बात कर रहा हूं, भूटान वाले मामले को अलग कर दिया जाए तो भी 1325 किलोमीटर जो है एरिया ये चीन अपने तरफ मानता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीन का जो भारत के साथ सीमा है वो लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नंबर 2 पर है, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश बनाता है, और नंबर 2 पर जो सबसे बड़ी सीमा है सेकंड नंबर पर वो चीन के साथ है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक विवाद था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। विवाद का कारण क्या था, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा लद्दाख की पेंगोत्सो लेक में चीन ने अपनी पेट्रोलिंग बोट्स, पेट्रोलिंग जानते हैं कि नहीं, पेट्रोलिंग क्या होता है? पेट्रोलिंग माने होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी जो हमारे बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर की देख रेख करने के लिए वहां पर पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग मतलब वहां क्या करती है, जाती है और देखती है कि कहीं कोई जो है आने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, कहीं पर बॉर्डर टूटा तो नहीं है, ये जाकर देख रेख करती है। इसको पेट्रोलिंग करना कहते हैं, याद रखेगा। तो जो पेट्रोलिंग बोट्स पहले थे चीन के, यहां पर केवल 3 बोट लगे हुए थे। तो चीन ने क्या किया, अपने पेट्रोलिंग बोट की संख्या बढ़ा दिया। ये अपने आप में एक बड़ा मामला हो गया। तो तिगुना कर दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, तिगुना, मतलब 3 त्रिका 9। यहां पर पेट्रोलिंग बोट की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, 9 कर दिया गया। अब भाई भारत को लगा कि पेट्रोलिंग बोट क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये तो बड़ा मामला हो गया ना, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोलिंग बोट बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अपनी आर्मी भी यहां तक लेके चले आएंगे। जबकि उसके लिए यहां पर एक संधि हुआ था कि भाई आप और हम दोनों लोग इस क्षेत्र में रहेंगे, और एक जो है तरीका बन गया कि हमको इसी तरह से काम करना है। यहां पर कोई अपनी सेना बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन यहां पर इन्होंने किया। आगे लिख रहा है 5 मई, अभी ये जो 2020 का 5 मई चल रहा है, यही 5 मई की बात कर रहा हूं। लिख रहा है 5 मई की रात को लद्दाख के पेंगोत्सो लेक के करीब एक विवादित जगह है जिसका नाम है फिंगर एरिया, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, ठीक है। तो फिंगर एरिया जो जगह है दोस्तों, यहां पर चीन और भारतीय सेना आपस में भिड़ गए। 5 मई की बात है, अब भिड़ गए, और यहां पर जाहिर सी बात है, आपने कई सारे मूवी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप पलटन मूवी देखिए, ठीक है। वहां पर भारत चीन विवाद के बारे में बखूबी दर्शाया गया, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, एक बार आप देखिएगा जरूर से मेरे कहने पर, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी है, और चीनियों की जो मंशा है ना, उस मनसे को वहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर इस फिंगर एरिया में दोनों आर्मी भिड़ जाती है। इस भिड़ंत ने दोनों देशों में बड़ी तादाद में सैनिक घायल हुए, हालांकि बाद में स्थानीय कमांडर्स ने मामला सुलझा लिया। तो ये मामला ही दबा नहीं, 5 मई का जो मामला था यहां पर दबा नहीं, ये 19 मई को फिर एक बार सामने आ गया। लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और इस चीज को मैं शुरुआत से बताता हूं। लिख रहा है इससे पहले साल 2017 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में मारपीट और पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो आप सभी के बीच में गया होगा। पेंगोत्सो लेक से सटी 8 पहाड़ियां हैं जो हाथ की अंगुलियों के आकार की होती हैं, इसीलिए उनको फिंगर एरिया का नाम दिया था। फिंगर माने अंगुली, फिंगर माने अंगुली। तो ये पेंगोत्सो लेक के पास 5 अंगुली के आकार की जो है क्या है, पहाड़ियां हैं, इसलिए इस जगह को क्या बोला जाता है, फिंगर एरिया का नाम दिया जाता है। और इस बार जो विवाद हुआ है वो इसी फिंगर एरिया में हुआ है। तो याद रखेगा, करा 1 से लेकर के 4 नंबर की जो फिंगर एरिया है उस पर भारत का अधिकार है, और बाकी उसके बाद जो 5 से लेकर 8 है, यानी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 4 भारत तक हो गया, तो 5, 6, 7, 8, यानी 4 हमारे तरफ है और 4 उनके तरफ है, 4 जो है वो उनके तरफ है। तो उस पर 4 पहाड़ियों पर चीन का अधिकार है और 4 पहाड़ियों पर भारत का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से एक बराबरी का बंटवारा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं उस पेंगोत्सो झील की, तो उसका थोड़ा हिस्सा हमारे पास है, किलोमीटर में भी अभी मैं आगे बता रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा है कि पूरा फिंगर एरिया विवादित क्षेत्र है, मिलिट्री भाषा में कहें तो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा जगह होता है जो कभी 2 देशों के बीच में विवाद का कारण होता है, ठीक है। वो फ्लैश पॉइंट है, वहां पर दोनों का जाना वर्जित माना जाता है, ठीक है। थोड़ा दूरी बना के रहते हैं ताकि लड़ाई झगड़े न होने पाए, ठीक है। तो ये फ्लैश पॉइंट है मिलिट्री की भाषा में। अगर मैं उस झील की बात कर दूं तो उस झील में 45 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत के पास आता है, जबकि इसका दुगना एरिया चीन के पास आता है, यानी 90 किलोमीटर का एरिया चीन के दायरे में आता है और 45 किलोमीटर
किलोमीटर का एरिया जो है वो भारत के दायरे में आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा पेंगोत्सो लेक से अगर हम दूरी की बात कर लें, जो लद्दाख जो उसकी प्रशासनिक स्थान है, मुख्यालय है, अगर मैं उसकी बात कर लूं तो वहां से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है, ले जो है तो वहां से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पेंगोत्सो लेक लद्दाख में भारत चीन सीमा के विवादित क्षेत्र में स्थित है और यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी और लद्दाख तिब्बत तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो काफी ऊंचाई पर है, यहां पर तुरंत जो है सेना को भेज पाना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था बना लिया है। लिख रहा है यहीं पर एलएसी लाइन है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, वो भी यही झील के मध्य से गुजरती है। यहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़क है चांगला। चांगला दर्रे का नाम आपने सुना होगा, पढ़ाया गया आपको। तो चांगला दर्रे के पास से गुजरना होता है जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर आपको यह मिलेगा। तो एक बार आपके मन में भी होगा सर चांगला दर्रा ऐसे तो पता नहीं घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे, सर एक बार दिखा देते तो बड़ा मजा आ जाता। तो चलिए आपको सैर करा देते हैं चांगला दर्रे की। दोस्तों ये जो सीन देख रहे हो ये चांगला दर्रा है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि बर्फबारी में पूरा पूरा रोड ऐसे जो है बर्फ से पड़ जाता है। हम लोग तो यहां तक नहीं गए हैं, बट मैं मनाली तक गया हूं। मनाली से आगे आप रोहतांग का नाम सुना होगा, रोहतांग दर्रे का, वहां तक गया हूं। बड़ा ही डरावना लगता है यार, बहुत डर लगता है कि यार यहां तक गाड़ियां जाती कैसे, क्योंकि एक तरफ पूरी की पूरी खाई होती है और दूसरी तरफ बर्फ में क्या होता है गाड़ियां फिसलती बड़ी तेजी से हैं। तो ये देखिए, और यहां पर एक पॉइंट बना हुआ है दोस्तों चांगला, यहां पर देखिए लिखा है 17,586 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और ये 5,360 मीटर की ऊंचाई पर यह चांगला दर्रा है जहां पर हमारा आर्मी कैंप बना हुआ है, ठीक है। तो यहां से होकर गुजरना पड़ता है कहां जाने के लिए, पेंगोत्सो लेक देखने जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में होगा कि क्या यह कोई पहला विवाद है? नहीं यार, पहला विवाद नहीं। भारत चीन के बीच में अक्सर इस तरह से सीमा विवाद होता रहता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 5 मई को पहली झड़प ये तो पेंगोत्सो झील के पास लद्दाख में हुआ। 9 मई को दोस्तों एक दूसरी झड़प हुआ भूटान के पास में, काफी दूर है, वहां पर नाकुला सेक्टर है, भूटान के बगल में एक देश हमारा राज्य सिक्किम राज्य, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। याद रखिए नेपाल एक देश है, भूटान एक देश है, ठीक है। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम पड़ता है। उस सिक्किम में एक जगह है दोस्तों नाकुला सेक्टर। 9 मई को यानी ठीक 4 दिन बाद 9 मई को भारत और चीन की सेना के बीच में एक दूसरी झड़प भी देखने को मिली है। इसके पहले 2017 की बात करें तो बड़ा लंबे समय तक विवाद चला था, डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद क्या था उसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करता हूं। तो इसके एक एक विवाद को हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं कि और कौन कौन से विवाद हैं, और लगे हाथ में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में कौन कौन से वो भू क्षेत्र हैं जहां पर भारत उसे अपना बताता है और जो पड़ोसी देश हैं वो उसे अपना बताते हैं। तो देखिए कि यहां पर दे रहा है दोस्तों अक्साई चीन। अक्साई चीन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन है। येलो वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भारत का, ठीक है, ये पूरा भारत का क्षेत्र है, लेकिन ये अक्साई चीन में आता है। इसको एडमिन मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है, चीन कंट्रोल करता है, लेकिन क्लेम इसको किसने किया है, क्लेम किया है भारत ने, कि भारत का तो नहीं हमारा हिस्सा है, लेकिन इस समय कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, तो चीन के हाथ में। दूसरा दे रहा है दोस्तों सक्साम वैली, ठीक है, सक्साम वैली देखिए यहां पर पड़ेगा आपको, सबसे ऊपर है, यहीं पर आपके केटू का नाम सुना होगा, गाडविन आस्टिन का नाम सुना है कि नहीं, केटू कंचनजंगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहीं पर केटू वाली चोटी है, ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक ऊपर है, ठीक है, सक्साम वैली। तो याद रखेगा ये भी इस समय चीन के कंट्रोल में है। और पता है इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चीन को। बताओ, भारतीय क्षेत्र है, भारत उसको अपना क्लेम करता है और पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को उठा के दूसरे को दे दिया। जैसे ऐसा ही है, अगर मैं मान लो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, मैंने पाकिस्तान उठा के अमेरिका को दे दिया, लो अमेरिका पाकिस्तान आज से तुम्हारा। अरे यार पाकिस्तान हमारा देश थोड़े है, हाँ वो तो पड़ोसी देश है ना, हम उसकी किसी भू क्षेत्र को कैसे अमेरिका को दे सकते हैं। लेकिन आप यहां की कहानी देखो कि इस क्षेत्र को उठा के पाकिस्तान ने क्या किया है, चीन को गिफ्ट कर दिया। तो याद रखेगा यहीं पर दोस्तों बगल में आजाद कश्मीर भी है, याद रखेगा आजाद कश्मीर ऊपर साइड पड़ेगा। तो याद रखेगा ये आजाद कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन उसे भी भारत क्लेम करता है। तो ये सभी भारत क्लेम करता है। नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं दोस्तों तो वो भी पाकिस्तान अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, ये है नॉर्दर्न एरिया, यहां पर ये पूरा है जहां पर गिलगिट वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, बट भारत उसको अपना मानता है। सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लें, भारत में ग्लेशियर कहां पर है, तो आपने सियाचिन का नाम सुना होगा, वो भारत का है और एडमिन उसको भारत करता है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि
भाई सियाचिन ग्लेशियर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता, न कि भारत के। तो सियाचिन ग्लेशियर पर तो हम लोगों ने अपना बेस कैंप बना दिया है, -40 डिग्री वहां टेंपरेचर चला जाता है, उसके बाद भी हमारे सैनिक वहां पहरा देते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं वहां खड़ा होकर। तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर ये पूरा का पूरा जो है भारतीय क्षेत्र में आता, आप इसको भी याद रखें। तो मतलब इस तरह के विवाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ इस तरह से होता रहता है। दोस्तों अगर श्रीनगर के आगे बढ़ेंगे तो यहां तक मतलब ये जम्मू के बगल से आप देख रहे हैं आजाद कश्मीर का एक हिस्सा दिख रहा है, ये भी पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है और ये पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले रखा। तो ये सब आप याद रखेगा। हालांकि भारतीय सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अपने सीमा क्षेत्र को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। चलिए कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हैं चीन को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है अगर मैं चीन देश की बात करूं तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला कौन सा है? अच्छा, ये सीमा लगभग 3500 किलोमीटर है। आप एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं रख पाओगे, जैसे 4096 किलोमीटर का सीमा बनता है बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा है। दूसरे नंबर पर है चीन, तो यहां 3488 किलोमीटर, आप लगभग 3500 किलोमीटर याद कर लो। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो है जम्मू कश्मीर, वहां पर अक्साई चीन को लेकर के काफी झड़प है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर से, वहां पर आपको हिमाचल मिल जाएगा। उत्तराखंड और थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा, इधर आएंगे। अच्छा, उसके बाद नेपाल पड़ जाता है। नेपाल पड़ जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश की सीमा को चीन टच नहीं कर पाता है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम मिल जाएगा, सिक्किम, और लास्ट में क्या मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो वो 5 राज्य हैं, ठीक है। 3 पहाड़ी राज्य हैं, 2 पूरब के राज्य हैं। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। इधर आप पूरब साइड में जाएंगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। चलिए, अब एक मामला आया था दोस्तों कुछ दिन पहले, स्टेपल वीजा। ये स्टेपल वीजा क्या होता है? स्टेपल माने, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर स्टेपल माने क्या होता है, आप कहोगे सर स्टेपल तो नहीं पता, स्टेपलर पता है। स्टेपलर से क्या करते हैं, किसी चीज को स्टेपल किया जाता है, मतलब अगर 2 पेपर है तो उसको स्टेपल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक पिन से, ठीक है। बस वही है स्टेपल वीजा। यहां पर भी एक अलग से पेपर ला करके आपके वीजा में अटैच कर दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है स्टेपल वीजा का। लेकिन ये स्टेपल वीजा विवाद का कारण क्यों बना, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। अभी हमने पीछे पढ़ा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो चीन कहता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। अब मान लीजिए जो वहां का स्थानीय व्यक्ति है, जो वहां रहता है, अगर उसको कहीं आना जाना है या पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई पेंगोसो झील के आसपास में लोगों का घर होगा, जाहिर सी बात है ना, वहां स्थानीय लोग रहते होंगे। अब जो लोग रहते हैं वो अगर चीन वाले क्षेत्र में गए तो चीन कहेगा भाई ये तो आपकी सीमा बदल गई। लेकिन अब उन लोगों के लिए चीन क्या करता है कि उन लोगों को ये स्टेपल वीजा जारी करता है। तो जहां जहां भी चीन का अधिकार क्षेत्र है, खास करके वैसे सीमा विवाद तो कई सारे राज्यों के साथ है, लेकिन अगर हम मेनली देखा जाए तो 2 जगह चीन स्टेपल वीजा जारी करता है। एक जम्मू कश्मीर में जारी करता है, एक अरुणाचल प्रदेश में स्टेपल वीजा जारी करता है, जबकि भारत इसकी मनाही करता है। उसके बाद भी चीन के द्वारा यह स्टेपल वीजा जारी किया जाता है। भारत इसके खिलाफ है, उसके बाद भी उसके द्वारा इस तरह से गतिविधियां की जा रही। लिख रहा है चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर, कितना 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को दबा लिया है। अब यार ये आज का सीमा रेखा तो है नहीं, ये मैकमोहन रेखा आज का तो है नहीं, ये तो हमारे देश को आजाद होने के पहले खींची गई थी, ठीक है। मैकमोहन जो कि एक अंग्रेजी व्यक्ति, अंग्रेज था, उसके द्वारा यह रेखा खींची गई थी। तो यह विवाद तो उस समय का होना चाहिए, जबकि उस समय चीन कुछ नहीं बोला। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 2 साल बाद जाके चीन आजाद हुआ है, ठीक है, 1949 में। तो उसके बाद अब जाकर के मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन विवाद करता रहता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश शुरू से हमारा हिस्सा रहा है और हमारा ही रहेगा। राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? तो ईटानगर इसकी राजधानी है। लिख रहा अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को क्या जारी करता है? स्टेपल वीजा जारी करता है, क्योंकि जहां तक वो अपनी सीमा मानता है वहां पे निवासियों को स्टेपल वीजा देता है कि आप जो है आवाजाही करने के लिए आप इस वीजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ये चीजें गलत हैं। करानथी वीजा या स्टेपल वीजा में आवर्जन अधिकारी यानी जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपके पासपोर्ट पर कोई स्टांप नहीं लगाता है, क्योंकि स्टांप लगा देगा तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वहां पर स्टाम्प न लगा के एक अलग से कागज को नत्थी कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तभी इसका नाम स्टेपल वीजा दे दिया गया है। लिख रहा है इस कागज में आपके द्वारा उस देश की यात्रा करने का उद्देश्य लिखा होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, और इसी कागज पर स्टाम्प लगाते हैं। मतलब जो स्टाम्प लगता है वो वीजा पर स्टाम्प न लग करके इस कागज पर स्टाम्प लगता है, इसलिए इसको स्टेपल वीजा का नाम दिया जाता है। चीन भारत के 2 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्टेपल वीजा जारी करता है, लेकिन चीन यही नीति भारत के अन्य राज्यों के निवासियों के साथ लागू नहीं करता।
लेकिन विवाद क्या, हिमाचल में भी विवाद है, सिक्किम में विवाद है, उत्तराखंड में विवाद है, वहां पे नहीं होता है, यहां पे होता है। क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का भाग मानता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को चीनी नहीं मानता है। एक अजीब सी इसकी मान्यता है कि भाई वो हिस्सा हमारा है, लेकिन वहां पे जो रह रहे लोग हैं वो हमारे नहीं है, वो चीनी लोग नहीं है, केवल अरुणाचल प्रदेश का जमीन हमारी है। ठीक है, तो ये एक विवाद है और ये विवाद भी आगे चल के एक बड़े विवाद के रूप में देखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे देखिए वर्तमान में हुई घटनाएं, कुछ और भी घटनाएं हैं जिस पर अगर हम अपनी नजर डालें तो आपको बहुत सारे तथ्यों के बारे में पता चलेगा। लेकिन हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। नाम तो सुना होगा, मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले। भारत बहुत आर्थिक मदद करता रहता है मालदीव का, लेकिन कुछ समय पहले, इस समय भारत के साथ मालदीव का संबंध बड़ा अच्छा हो गया जब से नए प्रधानमंत्री बन के आए हैं, वरना इसके पहले जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनके समय में भारत के साथ संबंध उतना ज्यादा खास नहीं था। तो मालदीव ने क्या किया, यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं मालदीव के पास, लगभग 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं। उन द्वीपों में से बहुत सारे द्वीपों को लीज पे दे दिया, लीज माने पट्टे पर दे दिया, किसको, चीन को दे दिया पट्टे पर। अब चीन है वहां पर, उसको मालदीव आके जमीन खरीदने की क्या जरूरत है दोस्तों, जरूरत है वह वहां पर क्या कर रहा है, अपना बेस बना रहा है, अपना आर्मी बेस बना रहा है। अगर चीन अपना आर्मी बेस बनाता, हालांकि चीन इस बात से इंकार करता है कि वहां कोई आर्मी बेस नहीं बना रहे हैं, हम तो ट्रेडिंग के लिए वहां गए। अरे जैसे अंग्रेज बोलते हैं ना, जैसे अगर हम पुराने समय की बात कर लें, जब भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हो रहा था, उस समय क्या था, वो लोग कहा जाता है ना व्यापार करने, हम तो व्यापार करने के लिए आए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि व्यापार से अपने आप को हटा के राजनीति मिला दिया और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना दिया। तो आज चीन जो है ये कहता है कि हम तो वहां व्यापार करने के लिए गए। अरे भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत है, ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो, तुमको जो वहां छोटे से द्वीप पर जाके व्यापार करने की क्या जरूरत। लेकिन काफी राजनीति का विषय है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर दे रहा है कि मालदीव में ये अपना कृत्रिम द्वीप बना रहा है, मतलब अपना बेसमेंट तैयार कर रहा है, कुछ आर्टिफिशियल बेस भी वहां तैयार किया जा रहा है। करेक्ट, केरल से इसकी ज्यादा दूरी नहीं, 684 किलोमीटर की दूरी है, यानी लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है। और अगर यह बन जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि चीन को अपनी आर्मी को भारत लाने में आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में पूरी की पूरी आर्मी भारत तक आ सकती है। तो सोचो ये एक बड़ा मामला है, इसलिए भारत जो इसको हल्के में नहीं लेता है। लिख रहा है यहां पर कि 1200 से ज्यादा यहां पर आइलैंड है और इसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी कहां है, माले है। कह रहा है मालदीव ने वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर दे दिया था। कितने में, 30 करोड़ रुपए में। कितने में, 30 करोड़ रुपए में इसने उठा करके, 30 करोड़ रुपए को आप कन्वर्ट करोगे तो $4 मिलियन आएगा। ठीक है, तो इतने में चीनी कंपनियों को दे दिया था। उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखेगा, सॉरी प्रेसिडेंट वहां के कौन थे, तो वहां थे अब्दुल्ला यामीन। ठीक है, अब्दुल्ला यामीन। इस समय कौन आ गए हैं दोस्तों, तो अब प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, बार बार प्रधानमंत्री निकल रहा है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। इब्राहिम मोहम्मद सोली वहां के प्रेसिडेंट हैं। अब सत्ता बदल गई तो भारत के साथ थोड़े से संबंध अच्छे हो गए हैं, लेकिन अगर मैं बात कर दूं सिल्क रोड मामले की, तो उसके तहत जो है भारत को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रहा है चीन, और इसके तहत जो है एक नया जो है रोल प्ले कर रहा है। यहां पर दोस्तों आपको इमेज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, सेंड एरर कुछ आ रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैंने क्लिप लगा रखा था, बट हमको लगता है कि कोई दिक्कत आ रहा है। ठीक है, दिक्कत आ रहा है तो दूसरा है, शॉर्टकट तरीका भी उसका है। ठीक है, चलो ऐसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ पर एक इमेज है। इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए चीन है और चीन इस तरह से सिल्क रोड बना रखा है। ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे रूस और मॉस्को तक जाएगा और ये वापस, और ये नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव पड़ता है। ठीक, यहाँ पर मालदीव है और यहाँ से इस तरह से, तो चारों तरफ से देख रहे हैं कि भारत का घेराव हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत के लिए खतरा क्या है, भारत क्यों इतनी आपत्ति दर्ज करता है, खतरा क्या है। कह रहा है भारत के लिए डर यह है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में जो बता रहा है कि हम व्यापार करने के लिए यहाँ आए हैं, हम कंपनियां बनाने जा रहे हैं, तो भारत को यह डर है या यह खतरा महसूस होता है कि वो अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में वो अपना मिलिट्री बेस वहां पर स्थापित कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। कह रहा है इस द्वीप से चीनी जहाजों को भारत आने में सिर्फ 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। एक बार आप मैप में देख लीजिए कि इसका लोकेशन कहां पर है। दोस्तों आप
आपको भारत दिख रहा है, भारत के ठीक नीचे यहाँ पर श्रीलंका दिख रहा है, राजधानी कोलंबो है, ठीक है, दो राजधानियां कोलंबो भी है और जयवर्धनपुरम कोट्टे भी है, तो दोनों याद रखेगा। और यहां से ठीक ऐसे देखेंगे ये 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, और यहां पर देखो आपको माले दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मालदीव देश है, ठीक है, ये मालदीव देश यहां पे लिखा हुआ है, ये माले है, इसकी राजधानी है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए ज्यादा दूरी नहीं है, लक्षद्वीप यहां पर दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा, ये लक्षद्वीप से ठीक नीचे पड़ता है, लक्षद्वीप से ठीक नीचे आइलैंड पड़ता है, तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। अच्छा, भूटान का साथ देता है भारत, भूटान के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन भूटान का साथ क्यों भारत देता है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है। दोस्तों ये जो डोकलाम है ना, एक्चुअली में डोकलाम के जो हिस्से हैं वो कई हिस्सों में बटे हुए हैं। डोकलाम का कुछ क्षेत्र भूटान के अंतर्गत है, कुछ क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है और कुछ क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है। तो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट 3 देश आमने सामने खड़े हैं, लेकिन भूटान जो है, हम लोग भूटान है और चीन जो है अकेला होता वहां पर, ठीक है, याद रखेगा। चीन बार बार यहां पर करता है कि चीन यहां पर सड़क बनाना चाहता है। भाई चीन क्या करता है ना, अपने हर क्षेत्र में जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र वो समझता है वहां पर वो अक्सर सड़क बनाने का कार्य करता है, ताकि एक बार सड़क बन जाएगा तो धीरे धीरे वहां पर व्यापार भी हो पाएगा। भाई धीरे धीरे वहां बस्ती बन जाएगी, बस्ती बन जाएगी तो वहां लोग रहने लगेंगे और धीरे धीरे वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। या सड़क बन जाएगा तो कम से कम अपनी मिलिट्री की आवाजाही वहां पर करा सकते हैं, इसलिए यहां पर सड़क का निर्माण करना चाहता है। तो जब वो सड़क का निर्माण करना चाहता है, भारत आके सामने खड़ा हो जाता है, नहीं सड़क तो नहीं बनाने देंगे। क्यों? जब हम सड़क नहीं बना रहे हैं तो आप सड़क क्यों बनाओगे, ठीक है, क्योंकि सड़क बनेगी विवाद होगा, तो विवाद से पहले ही विवाद को रोकना ज्यादा जरूरी है। करा भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। भूटान और चीन में कोई राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए भूटान को ऐसे मामलों में भारत की ओर से सैन्य और राजनयिक सहयोग मिलते रहते हैं, मतलब भारत उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये पूरा का पूरा एक मामला था। एक आखिरी मामला है दोस्तों, नेपाल का एक नया नक्शा जारी हुआ है। उस नए नक्शे में नेपाल ने क्या किया है, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल किया जो कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से थे। कल को दोस्तों पाकिस्तान कोई नया नक्शा जारी कर दे और उसमें बताया कि नहीं हमारा क्षेत्र है, तो भारत तो आपत्ति दर्ज करेगा ना। तो नेपाल ने उन क्षेत्रों को कहा है हमारा क्षेत्र है। समझ में नहीं आता कि आज के पहले कभी मानचित्र बनाया नहीं या पहली बार मानचित्र बना रहे हो। आज के पहले जब उस क्षेत्र को अपना नहीं बताया तो आज अपना क्यों बता रहे हो? इसका मतलब है कि पीछे से आपको चार्ज किया जा रहा है। यहां पर दिख रहा है कि भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया गया, तो याद रखिए काला पानी, ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। काला पानी, लिपू लेक, दर्रे का नाम सुना होगा लिपू लेक, ठीक है, वो है, और लिम्पिया धुरा, ये 3 क्षेत्रों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया है। चलो ये मामला शुरू कहां से हुआ, एक बार मैं उसकी चर्चा भी कर लेता हूं। कारण नेपाल के नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को में काफी बदलाव देखने को मिले। मतलब नेपाल में चारों तरफ कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले। उन चारों तरफ में से ये 3 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट है। कारण दरअसल भारत ने क्या किया, 8 मई को लिपुलेक के पास में एक सड़क का उद्घाटन किया। वो सड़क जाकर मिलती थी धाराचूला से। किससे? धाराचूला से। लिपुलेक से धाराचूला जाने वाली मार्ग का अभी 8 मई को भारत ने उद्घाटन किया था, और उसी के बाद नेपाल ने एक तरफा फैसला लेते हुए क्या किया, इस पर आपत्ति जताई थी कि भाई यहां पर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जैसे हमने ऐसा किया तो करा उसका दावा है कि महाकाली नदी के पूरब का पूरा एरिया, पूरब साइड का, पूरब साइड मतलब आप चले जाओ किस साइड, उधर सिक्किम वाले साइड, करा उस साइड का पूरा एरिया ये नेपाल की सीमा में आता है। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख जो है वो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत ये भी जानते हैं, भारतीय लोग भी जानते होंगे कि जब कभी हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो इस लिपुलेख दर्रे से होकर ही हम जाते हैं। तो ये लिपुलेख दर्रा तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तभी तो हम वहां से गुजर कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेगा ये मानसरोवर की यात्रा ये लिपू लेक दर्रे के पास से ही, वहीं पर जो मार्ग है वहां से शुरू होती है। तो ये भारत ने कहा। इसके पहले भी भारत ने एक अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था 2 नवंबर 2019 को। जब वो नक्शा जारी किया गया था तो भी नेपाल ने आपत्ति दर्ज की थी, और इस समय भी नेपाल जो है आपत्ति लगा रहा है। तो याद रखेगा काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, इन 3 एरिया को लेकर के नेपाल डट करके हमारे सामने खड़ा हो गया या आपत्ति जता रहा है, ठीक है। हालांकि हमें कोई डर नहीं नेपाल से, और नेपाल के पीछे भी जो है उनसे भी कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको रूट दिखा देता हूं, रूट मैप क्या है। यहां पर दोस्तों मानसरोवर है, मानसरोवर झील का नाम सुना होगा, और उसके ऊपर चले जाएंगे तो कैलाश है, कैलाश मानसरोवर, ठीक है। तो अमरनाथ का नाम सुना होगा, ठीक है, अमरनाथ यहां पर है। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जब कोई जाता है व्यक्ति तो लिपुलेख पास के पास से गुजरता है। यहां पर लिपुलेख दर्रा है, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है लिपुलेख दर्रा है यहां पर, ठीक है। और ये है नेपाल, इधर नेपाल है, ये लिपुलेख है। आप इसके आसपास में देखेंगे, देखिए यहां पर
भूंजी जगह है, ठीक है, घटियागढ़ है, तरवा घाट है, यहाँ पर पिथौरागढ़ है उत्तराखंड वाला, याद रखेगा। और नीचे 500 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो दिल्ली आ जाएगा। तो इस क्षेत्र को आप याद रखेगा। हालांकि यह विवाद तो आ चुका है, बट देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी सारे नए नए इश्यूज पता चले होंगे, और इस तरह से कोशिश किया जा रहा है कि आगे से जो भी इंटरनेशनल इशू हो उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाए। वैसे हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि पहले हम सब्जेक्टिव मैटर पर अपनी क्लास दें, ताकि आपका सब्जेक्ट वाला जो काम है वो अच्छे से पूरा हो जाए। जब आपका विषय तैयार होगा तब ये सब मैटर पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात और याद रखें, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार आप जाइए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर उसके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी, बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। क्योंकि यहां पर 1 लाख से अधिक प्रश्न दिए गए हैं, फ्री वीडियो क्लासेस दिया गया है, एमसीक्यू दिया गया है, मॉक टेस्ट पेपर दिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया, तमाम चीजें हैं जो अन्य एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलता है। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।